हेलो बच्चों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन परीक्षा अंतर्गत असाइनमेंट नंबर 3 अप्रैल माह का असाइनमेंट है ये और लास्ट असाइनमेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स भौतिक शास्त्र का मैं पूरे प्रश्न का और पूरे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, अवतल सतह से अपवर्तन का सूत्र म्यू अपान वी, म्यू बटे वी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r निगमित कीजिए। उत्तर है हमारा, डायग्राम बना हुआ है। मान लो APB एक अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। इसके बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। P इस पृष्ठ का ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O है। O से चलने वाली किरण OP गोलीय पृष्ठ पर आपतित होकर बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। O से चलने वाली दूसरी किरण OM अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CL की ओर झुक जाती है और MN मार्ग का अनुसरण करती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर I पर मिलती है। स्पष्ट है कि वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। चित्र को एक बार और देख लीजिए। ओके, चित्रानुसार आपतन कोण बराबर हो जाएगा कोण OMC बराबर I, अपवर्तन कोण बराबर कोण LMN बराबर कोण IMC बराबर R। ठीक है, मान लो कोण MOC बराबर अल्फा, कोण MIC बराबर बीटा, कोण MCP बराबर थीटा। अब स्नेल के नियम अनुसार म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R। क्योंकि I एवं R का मान बहुत ही कम होते हैं, अतः साइन I को I के बराबर मान लेते हैं और साइन R को R के बराबर मान लेते हैं। इसलिए म्यू बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर म्यू R। समीकरण नंबर 1 दे दिए। त्रिभुज OMC में थीटा बराबर I प्लस अल्फा, तो थीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा I। अब त्रिभुज IMC में थीटा बराबर R प्लस बीटा, तो R बराबर हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। I एवं R का मान समीकरण 1 में रखने पर तो थीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा म्यू थीटा माइनस बीटा। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से अल्फा बराबर हो जाएगा PM बटे PO, बीटा बराबर हो जाएगा PM बटे PI तथा थीटा बराबर हो जाएगा PM बटे PC। समीकरण 2 में मान रखने पर PM बटे PC माइनस PM बटे PO बराबर हो जाएगा म्यू PM बटे PC माइनस PM बटे PI बराबर हो जाएगा 1/PC माइनस 1/PO बराबर म्यू 1/PC माइनस 1/PI। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिए, परंतु चिन्ह परिपाटी के अनुसार PO बराबर हो जाएगा माइनस U, PC बराबर हो जाएगा माइनस R तथा PI बराबर हो जाएगा माइनस V। यह पूरा मान समीकरण 3 में रखने पर हमें मिल जाएगा माइनस 1/R माइनस 1/U बराबर म्यू माइनस 1/R माइनस 1/V। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा म्यू माइनस 1/R बराबर म्यू बटे वी माइनस म्यू बटे यू। ये हो गया पहला प्रश्न का आंसर। चलो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारे पास, यंग की द्विस्लिट प्रयोग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निगमित कीजिए। तो दूसरा का आंसर है हमारे पास यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई। मान लो S एक स्लिट है जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है। S1 और S2 एक दूसरे के समीप दो स्लिटें हैं जो S के समानांतर है तथा S से बराबर दूरी पर स्थित है। अतः S1 और S2 दो कलश संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करेंगे। ये चित्र देख लीजिए, इसको बनाना है अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लो S1 S2 बराबर D। मान लो दोनों स्रोतें S1 और S2 से D दूरी पर एक पर्दा XY है जिस पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती है। पर्दे पर बिंदु O1 दोनों स्रोतों S1 और S2 से बराबर दूरी पर है। अतः इस बिंदु पर दोनों स्रोतों से चलकर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होगा। फलस्वरूप बिंदु O1 पर तीव्रता अधिकतम होगी। मान लो पर्दे पर बिंदु O1 से X दूरी पर एक बिंदु P है। S1 और S2 से पर्दे XY पर S1Q S2R लंब डाला। मान लो S1 और S2 का मध्य बिंदु O है, तब O, S और O1 एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, चित्रानुसार PQ बराबर O1P माइनस O1Q बराबर O1P माइनस OS1 बराबर X माइनस D/2 तथा PR बराबर O1P प्लस O1R बराबर O1P प्लस OS2 बराबर X प्लस D/2। समीकरण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज पी क्यू एस वन में S1 P का वर्ग बराबर S1 Q का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का वर्ग। इसी तरह त्रिभुज पी आर एस टू में S2 P का वर्ग बराबर S2 R का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग बराबर डी का वर्ग प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, अतः S2 P का वर्ग माइनस S1 P का वर्ग बराबर डी का वर्ग प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का वर्ग माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का वर्ग बराबर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 या x2p माइनस x1p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2xd, या इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x2p प्लस s2p माइनस s1p बराबर 2xd, और इसको सॉल्व करेंगे तो h2p माइनस x1p बराबर 2xd अपॉन x2p प्लस s1p। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा h2p माइनस s1p बराबर 2xd अपॉन 2d, अर्थात पथांतर h2p माइनस s1p बराबर मिला xd अपॉन d। अब देखते हैं जो पथांतर है उसको दीप्त फ्रिंज के लिए देखेंगे और अदीप्त फ्रिंज के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले दीप्त फ्रिंज के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 का सम गुणक होता है, अर्थात पथांतर xd अपॉन d बराबर 2n डॉट लैम्डा बाई 2, या xd अपॉन d बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा तो n लैम्डा, या x बराबर मिल जाएगा n लैम्डा बाई d बटे d। अदीप्त फ्रिंज के लिए न्यूनतम तीव्रता के लिए व्यतिकरण करने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होता है, अर्थात पथांतर एक्स डी बटे डी बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3, या x बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा डी बटे 2d। ठीक है, अब फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, मान लो nv और n प्लस 1v दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी xn तथा xn प्लस 1 है, तब xn इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा डी बटे डी तथा xn प्लस 1 हो जाएगा xn प्लस 1 बराबर n प्लस 1 लैम्डा डी बटे डी। अतः n प्लस 1v और nv दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी xn प्लस 1 माइनस xn बराबर n प्लस 1 लैम्डा डी बटे डी माइनस n लैम्डा डी बटे डी बराबर हो जाएगा लैम्डा डी बटे डी। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के मध्य अदीप्त फ्रिंज होती है, अतः अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा 1 बराबर हो जाएगा लैम्डा डी बटे डी। ठीक है, तो इसी प्रकार अदीप्त के लिए निकाल सकते हैं, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई n से स्वतंत्र है, अतः सभी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। इसी प्रकार nv और n प्लस 1v अदीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्रमशः xn और xn प्लस 1 हो तो xn इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बटे 2d तथा xn प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी बटे 2d। अतः दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी xn प्लस 1 माइनस xn बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी बटे 2d माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा डी बटे 2d बराबर लैम्डा डी बटे डी। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य एक दीप्त फ्रिंज होती है, अतः दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा 2 बराबर हो जाएगा लैम्डा डी बटे डी। अतः दीप्त फ्रिंज बराबर बीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी बटे डी। ये हमारा हो गया दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरी नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल के किन्हीं 4 अभिग्रहितों को समझाइए। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित निम्नांकित है। पहला, नाभिकीय अभिधारणा। परमाणु में एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है, इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 प्रकार के कण विद्यमान होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेशित आवेश होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। दूसरा, क्वांटम प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान एज बटे 2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, जहाँ एज क्या है, प्लांक नियतांक है। तीसरा है हमारे पास, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो परमाणु की ऊर्जा बदल जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न कम होती है और न ही ज़्यादा होती है। चौथा है, कक्षा के चारों ओर की ऊर्जा स्थिर रहती है, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। हमारे पास चौथा प्रश्न है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। तो पहले देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। उचित आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश की तीव्रता फोटान की संख्या पर निर्भर करती है। आइंस्टीन के अनुसार जब h न्यू ऊर्जा का कोई फोटान किसी धातु पर आपतित होती है तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। ऊर्जा का एक भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में व्यय होता है, इसे धातु की कार्यफलन कहते हैं। ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होता है, अर्थात h न्यू बराबर 5 + E के। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो E के बराबर हो जाएगा, E के क्या है? गतिज ऊर्जा। E के बराबर h न्यू माइनस 5। यदि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्सिमम तथा द्रव्यमान m हो तो E के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। समीकरण 1 में मान रखने पर 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस 5। यदि v मैक्सिमम इक्वल टू 0 हो तथा न्यू बराबर न्यू 0 रखने पर h न्यू 0 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 2 से 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0, तो 1/2 mv² बराबर h, दोनों से बाहर निकाल दिए, h न्यू माइनस न्यू 0। इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझाइए। ठीक है, पहला नामांकित चित्र और दूसरा कार्यविधि। तो नामांकित चित्र बना लिए हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा कार्यविधि। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाती है। मान लो प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है। इस स्थिति में डायोड अग्रभिनित में होगा, जिससे लोड आर में मान्य धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। द्वितीय अर्धचक्र में सिरा ए द्वितीय अर्धचक्र में सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होगा। इस स्थिति में डायोड पक्ष अभिनत में होगा, अतः लोड आर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इससे अगले अर्धचक्र में डायोड पुनः अग्र अभिनत में होगी, जिससे लोड आर में पुनः धारा प्रवाहित होगी। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में ही धारा प्रवाहित होती है, द्वितीय अर्धचक्र में धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः इस रूप में पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा भौतिकी का कंप्लीट पूरा 5 प्रश्न सॉल्व हो गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब मैं अप्रैल माह का पूरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान सबका, ठीक है, अपने चैनल में अपलोड करूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको एक ही चैनल में आपके पूरे सब्जेक्ट का आंसर मिल सके। थैंक यू।